नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। पिछले 26 नवंबर को संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश ने पूरे उल्लास से संविधान दिवस मनाया था। उस समय संसद में संविधान पर चर्चा लगातार हंगामे की वजह से नहीं हो पाई थी, तो अब इसकी शुरुआत हुई है। आज पहले दिन संविधान को लेकर बहस में 16 सांसदों ने हिस्सा लिया और कल पीएम मोदी भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। आज चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने की। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे दलों पर आरोपों प्रत्यारोपों की बौछार की। राजनाथ सिंह ने शाहबानो प्रकरण, तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस सरकारों द्वारा 50 बार विरोधी सरकारों को बर्खास्त करने के बहाने संविधान की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़े किए गए, तो प्रियंका गांधी ने भी इसका जमकर बचाव किया। प्रियंका के तेज तर्रार भाषण में जहां कांग्रेस सरकारों के दौर की उपलब्धियां गिनवाई गईं, वहीं जाति जनगणना न करवाने और नारी वंदन अधिनियम को लटकाने पर सवाल खड़े किए गए। अब बड़ा सवाल यह है, क्या संविधान की लड़ाई पर विशुद्ध राजनीति हो रही है? क्या जनता के मूल सवालों को इस बहस के केंद्र में नहीं रखना चाहिए? यह भी बड़ा सवाल है। इन सही मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। करोड़ों देशवासियों के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम है, घृणा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीढ़ी के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। ध्यान रखिए, पूरे दिन 24 घंटे आपका यही काम है और मानकर चलिए, किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। And look at the gesturing, look at what you are saying. मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है। आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है। प्रस्ताव पर चर्चा हो, आपका अधिकार है। पर आपने क्या किया? संविधान की धज्जियां उड़ा कर रहे। मैं उनको कहता हूं, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूं। आपकी सबको और आप उधर साइड में
सबको बोलने दे रहे हैं, मत कह रहे हो, सबके लिए एनकरेज कर रहे हैं और हमारे पार्टी के नेताओं का इंसल्ट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इंसल्ट कर रहे हैं। आप बोलिए, और अरे ये क्या है? आप बोलिए, आप सर, बोलिए। अगर आप ये करना चाहते हैं, इस ढंग से अगर चलाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने, मैं कहूँगा, आप पर्पजली उनको ये एनकरेज कर रहे हैं। मैं तो बताओ, उनको बताओ, मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। हम देश के मुद्दे कुछ चर्चा, देश के आपको तारीफ मुद्दों पे चर्चा करने के लिए, तारीफ आपको पसंद है, हम लोगों के समस्या को सुलझाने के लिए आए। बात कीजिए दिवस पर जो चर्चा होनी थी पहले, वो आज शुरू हुई। 16 सांसद आज बोले। 30 मिनट के भाषण में प्रियंका गांधी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, सरकार पर बहुत सारे सवाल खड़े किए और भाषण की शुरुआत करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस सरकारों के दौर, नेहरू इंदिरा के दौर की तमाम ऐसी बातें गिनाई जिसे साबित करने की कोशिश की कि कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती रहीं, कैसे 50 बार विरोधी सरकारों को बर्खास्त किया गया, कैसे शाहबानो प्रकरण में तुष्टीकरण की राजनीति की गई, मुस्लिम महिलाओं के भत्ते को नहीं देने दिया गया, पूरा संविधान का दुरुपयोग करके बदल दिया गया। बीजेपी ने तमाम सवाल खड़े किए। कांग्रेस तरफ प्रियंका गांधी ने जब जवाब देने उतरी तो उन्होंने यूपी के बहाने संभल, हाथरस, आगरा में अरुण वाल्मीकि प्रकरण, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। उनके सारे उदाहरण जो है उत्तर प्रदेश की घटनाओं से आधारित थे और बहुत शानदार और तेज तर्रार भाषण प्रियंका गांधी ने दिया। इसके अलावा अखिलेश यादव बोले कि देश में अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है। कहा कि सरकारी अनाज पर गरीब जिंदा है, अपने पैरों पर लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा जहां जहां मस्जिद है हर जगह मंदिर खोए जा रहे हैं। ये कहां जाकर रुकेगा? देश में भाईचारा खत्म हो जाएगा इस तरह। उन्होंने कहा सीमाएं सिकुड़ रही हैं, रेजांग लॉ के मेमोरियल तोड़े गए हैं। तमाम ऐसे सवाल अखिलेश यादव ने उठाए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषण देंगे, वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर सवाल खड़े करेंगे। तो कई दिन ये चर्चा चलेगी और इन चर्चाओं में जो निकल के आएगा तो बड़ा सवाल ये है कि आम जनता के मुद्दे सामने आ रहे हैं। क्या जनता अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहती है? जो संविधान ने उसको अधिकार दिया है, क्या वो मिल पा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। संविधान दिवस की चर्चा कितनी कारगर है और कितनी रहेगी? हमारे साथ जुड़े हैं खेमचंद शर्मा, बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है खेमचंद जी। हमारे साथ है शैलेंद्र ध्रुव, नेता कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी। अतुल यादव जी है, नेता समाजवादी पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है। विजय दुबे साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेंद्र ध्रुव जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने आज पहली बार भाषण दिया अपनी पार्टी की तरफ से और बेहद शानदार भाषण दिया, करीब आधे घंटे तक उन्होंने सत्ता पक्ष को बहुत सारे मुद्दों की याद दिलाई। उन्होंने यूपी के तमाम मुद्दे उठाए, संभल, हाथरस, उन्होंने अरुण वाल्मीकि आगरा वाला प्रकरण उठाया, उन्होंने जो है मोदी जी पर हमले किए। ये पूरे दौर में जिस तरह से प्रियंका गांधी बोल रही थी, आपको लगता है तेज तर्रार नेता जो है पार्टी को मिल गया है, जो वाकई सत्ता पक्ष को आंखों में आंखें डाल के बात करता है? जी भाई साहब नमस्कार जी। आपने पुनः मुझे आज अवसर दिया एक महत्वपूर्ण विषय पर। सबसे पहले 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा के लिए शहीद हुए वो हृदय से मैं नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपको हम सब की नेता अनवरत सड़क पे सालों साल से संघर्ष करने वाली, आधी आबादी की आवाज निरंतर बुलंद करने वाली, वायनाड से निर्वर्तमान वर्तमान सांसद बड़ी बहन प्रियंका जी को सदन के पटल पे
आज उन्होंने जिस तरह से भाषण दिया है, उन्होंने महसूस कराया कि जब उत्तर प्रदेश में उन्हें प्रभारी के रूप में भेजा गया था तो हमारी माताओं बहनों के हिस्सेदारी को लेकर के अनवरत सड़क पर संघर्ष करती हुई हमेशा दिखाई देती रही। आज उन्हें जब अवसर मिला लोकसभा के पटल पे बोलने का, उन्होंने हर विषय को बहुत मजबूती से उठाने का प्रयास किया। जब उत्तर प्रदेश में वो आई थी, आपने देखा होगा कि कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे, उन्नाव की घटना हो या सोनभद्र की घटना हो, जो हमारे माताओं बहनों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा अन्याय किया गया, प्रताड़ित किया गया, इवन उनकी हत्या भी कर दी गई। उसको लेकर के लगातार वो अनवरत संघर्ष करती रही। जब टिकट की बंटवारे की बात आई 2022 के चुनाव में, उन्होंने एक नया प्रयोग किया। भारत की राजनीति का एक ऐसा अनोखा प्रयोग था, मानी बड़ी बहन प्रियंका गांधी जी का। नहीं, आज जो बोला उस पर बात करिए ना, उस पर बात करिए। देखिए, आज जो प्रियंका गांधी जी ने बोले, जो मुद्दे उठाए हैं, वो जो है बीजेपी पे जिस तरह से हमलावर थी, वो पार्टी में जो एक चर्चा का विषय बना रहा। बार बार उनकी तुलना राहुल गांधी से होती है। मैं उसी विषय पे आ रहा हूं कि वो जब सदन में नहीं थी तब जिस मुद्दों को लेकर के अनवरत संघर्ष करती थी, उन्होंने टिकट में हमारी माताओं और बहनों को 2022 के चुनाव में पूरी तरीके से हिस्सेदारी, बराबर की हिस्सेदारी देकर के विधानसभा के चुनाव में लड़ाने का प्रयास किया और तमाम बहनों को, माताओं को लड़ने का अवसर मिला। तो उनका इतिहास रहा है। आज वो सदन के पटल पे अगर अवसर मिला है, लोकसभा के सदन में जीत करके आई हैं, तो उन्होंने आज एहसास कराया है कि संविधान के विषय पे हो, माताओं बहनों के विषय पे हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अन्याय, अत्याचार और संविधान को अनवरत कुचलने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उनके प्रशासन के द्वारा, उनकी जो तमाम एजेंसियों के द्वारा अनवरत संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, उसको लेकर के माननीय प्रियंका गांधी जी ने लोकसभा के पटल पे ऐतिहासिक रूप से भाषण दिया, जिससे पूरे देश में एक उम्मीद की किरण के रूप में माननीय प्रियंका गांधी जी उभर करके आई हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय नहीं, राहुल गांधी जी पहले बोलते रहे, इस बार उन्होंने, राहुल गांधी जी ने प्रियंका जी को मौका दिया। दोनों में से कौन ज्यादा आपको लगता है ज्यादा बेहतर बोला है? देखिए, राहुल गांधी जी अनवर सालों से कन्याकुमारी से जब लेकर के कश्मीर तक की यात्रा किया, उसका जो संघर्ष रहा, उसमें आज हमारी बड़ी बहन प्रियंका गांधी भी कंधा से कंधा मिलाकर के लोकसभा के सदन में जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास। ठीक है, आपका बयान आ गया। एक एक बयान सबका ले लूं। खेमचंद शर्मा जी, प्रियंका गांधी जो बोल रही थी आज, जो है आपको लग रहा था कि बहुत शानदार नेता बोल रहा है? राहुल गांधी भी पहले बोलते थे। नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बोलिए। देखिए, प्रियंका गांधी जी जब बोल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी जी जबरदस्ती से बोल रही हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, और ऐसी चीजों को वो रख रही थी। तो हम सब जानते हैं कि जब संविधान पे बात करते हैं तो कांग्रेस ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है कि उसने संविधान को सस्पेंड किया, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, उन्होंने सबसे ज्यादा चेंजेस किए। वहीं जब आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, पिछले 11 साल में हमने जो भी चेंजेस किए वो एम्पावरमेंट के लिए किए, के लिए, जिसकी भलाई के लिए किए। चाहे वो ट्रिपल तलाक का कानून चेंज हो, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में जो हमारी बहनें प्रताड़ना झेल रही थी, मुस्लिम बहनें, उनको उस प्रताड़ना से मुक्ति मिली। 370 को हटाना हो, उससे हमारे देश में जम्मू कश्मीर का 100% इंटीग्रेशन हुआ। तो ऐसे और नए कानून बनाना हो, नए आईपीसी कानून बनाना हो, जो अंग्रेजों के जमाने के कानून चले आ रहे थे उसको हटा के नए कानून बना के अपने देश को एम्पावर करना हो। तो हमने चेंजेस किए, वो संविधान में जो चेंजेस हुए वो अपलिफ्टमेंट के लिए हुए, एम्पावरमेंट के लिए हुए। वही कांग्रेस ने जो किए थे वो अपने फायदे के लिए किए, परिवार के लिए किए। और अभी भी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो ऐसा लग रहा था कि वो मुद्दे से ज्यादा प्रियंका गांधी का महमंडन कर रहे हैं, परिवार का महमंडन कर रहे हैं। तो वहां पे तो एक दरबारी प्रथा है और वही प्रथा के तहत उनके नेता कार्यकर्ता उस तरीके का काम करते हैं। लेकिन मेरे को कुछ भी नयापन उनकी भाषा में या उनके भाषण में नहीं लगा। वो सिर्फ और सिर्फ सब ये कर रही कांग्रेस की, भाई राहुल गांधी नहीं चल पा रहे, ठीक है, कि उसी बोतल में एक नई शराब डाल दें, मतलब पुराना प्रोडक्ट है लेकिन उसकी नई पैकेट डाल दें। तो वही काम करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि चलो प्रियंका गांधी जी को प्रमोट करते हैं, राहुल जी फेल हो गए, इसको ट्राई करते हैं।
ठीक है अतुल यादव जी, अखिलेश यादव जी ने भी संविधान पे चर्चा में हिस्सा लिया और कई मुद्दे अखिलेश जी ने भी उठाए आज। उन्होंने कहा अमीर गरीब की खाई चौड़ी हो रही है, सरकारी अनाज इतने समय जो दिया जा रहा है तो इससे गरीब और गरीब हो रहा है। ये साबित करता है कि देश में जो है गरीब लोग उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, अमीर लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और तमाम जो है उन्होंने कहा कि जगह जगह मस्जिदों में मंदिर खोए जा रहे हैं, क्या इससे देश की तरक्की होगी? तो ये सवाल जो है उन्होंने उठाए, तो क्या वो बताना चाह रही है आपकी पार्टी? आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक खोल लीजिए, अपने स्पीकर खोल लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही, बोलिए पर बोलिए। जो बात उठाई अब आवाज हाँ, आप आ रही है? नहीं आ रही, बोलिए। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण बात उठाई गई। उन्होंने कहा कि ना मेरा है ना तेरा, यह हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी या बात तो नुकसान सबका है, यानी कि जो संविधान से ही देश चलेगा और संविधान में ही सबके हित निहित हैं। अब रही बात समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा संविधान को बचाने के लिए हर भरसक प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश की जनता को हमारे द्वारा बधाई दी गई और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बधाई दी गई कि उन्होंने संविधान को बचाने के लिए 2024 में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वह एक इतिहास है। वरना तो इनके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो 400 सीटें मांगी जा रही थी, ये संविधान बदलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। जनता ने इनके सपने को, जो संविधान बदलने की इनकी कल्पना थी, वह चकनाचूर कर दी, वरना इनके द्वारा तो संविधान बदल ही दिया जाता। लेकिन अभी अतुल यादव जी, लेकिन अभी जो है जब राहुल गांधी जी हाथरस जा रहे हैं तो आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं, जब संभल जा रहे हैं तो आप लोग नाराज जा रहे हैं। तो अब क्या हो गया? वो जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो जोड़ था, जो दोस्ती थी, वो क्या हो गया? उसमें गड़बड़ कहां हो गई? समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी है, कांग्रेस एक अलग पार्टी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है, कांग्रेस के अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। इंडिया गठबंधन तो बना हुआ है ना, इंडिया गठबंधन तो है विपक्ष का। गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन के तहत हम हैं, लेकिन हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपने तहत मुद्दे उठा रहे हैं। कांग्रेस एक स्वतंत्र पार्टी है, उसको भी अपने मुद्दे उठाने का अधिकार है। लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है। हम अपनी बातों को सार्थक तरीके से उठाएंगे, लोकसभा में भी उठाएंगे, जनता के बीच में भी उठाएंगे, हर जगह उठाएंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा समय समय पर बातों को उठाया जा रहा। संभल की घटना पर हमने सबसे ज्यादा बात उठाई। जो 4 से 5 लोग हताहत हुए, उसमें सबसे ज्यादा बातें हमारे द्वारा उठाई गई और निष्पक्ष जांच की मांग करी गई। सबसे पहले हमारा डेलीगेशन जा रहा था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे डेलीगेशन को रोका गया। लखनऊ में हमारे नेताओं को बंधक घरों में कैद कर दिया गया, वरना हमारा डेलीगेशन जाता और जनता की जो वहां पे घटना घटी, जनता की जो बातें हम सुनकर आते हैं, जनता की बातों को हम लोकसभा में रखते, विधानसभा में रखते, जो आगामी सत्र उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है। लेकिन जो अडानी मुद्दे पे लेकिन आप साथ नहीं देते उनका। अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस इतना प्रदर्शन करती है, संसद से बाहर आ जाती है, लेकिन आप उसमें शामिल नहीं होते हैं। देखिए, आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। जो अडानी भी एक मुद्दा है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा किसानों का है। किसानों को खाद नहीं मिल पा रही, कई जगहों पे जो है महंगाई अपने एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी एक मुद्दा है। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं या बहुत सारी घटनाएं हैं, इसको हमारे द्वारा उठाया जाना है, लोकसभा में उठाया जाना है। और अडानी की बात पर जो है, अडानी से भी एक मुद्दा है, उसको हमने कब कहा कि वो मुद्दा नहीं है, लेकिन उससे बड़े मुद्दे हैं। देश में संविधान को बचाने का सबसे बड़ा इस समय मुद्दा है। वो उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए, आपने देखा होगा, क्या वहां वोट डालने दिया गया? यह क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? संविधान की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, कहां पे संविधान का उल्लंघन नहीं किया गया? पुलिस का दुरुपयोग किया गया, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। क्या यह संवैधानिक उल्लंघन नहीं है कि जनता को जो वोट देने का अधिकार है, उसका वोट देने का अधिकार को भी छीना गया? ये भी एक संविधान का उल्लंघन है, इसको भी समझना चाहिए। और रही बात जनता देख रही है, ऐसा है, संविधान की बात करने से नहीं होता। संविधान का पालन, संविधान तो जीवंत एक पुस्तक है और एक ग्रंथ की तरह है। वो बाबा साहब का जो बनाया हुआ ये संविधान है, सबके लिए है। देश में हम सबको मानना है, ना कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो इस संविधान का धज्जियां उड़ाई गई, ईडी, सीबीआई, इन चीजों का दुरुपयोग किस प्रकार से किया गया? ये संवैधानिक संस्थाएं तो है, तो क्या संविधान को भारतीय जनता पार्टी मानती है? क्या सबका सम्मान करती है? जो लोग कपड़ों से पहचान लेंगे, भैंस, गाय और मंगलसूत्र, इनकी बातें करते हैं, वो क्या संविधान की बात करेंगे? संविधान की बात करती है समाजवादी पार्टी। संविधान की हम बात के तहत हम विकास की बात करते हैं। जनता को रोजगार देना चाहिए, सड़कें हैं, किसानों की समस्याएं हैं, खाद है, पानी है, बिजली है।
जो कितनी सारी समस्याएं हैं, इन सब पे संवैधानिक जो चीजें जनता के लिए बनी हुई है, सरकारों को वो काम करने चाहिए। कपड़ों से हम पहचान जाएंगे, हम ये देख लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो संविधान है। ठीक है यादव जी, बहुत बोल, आपकी बात आ गई है। जाति जनगणना नहीं, एक बताइए, जाति जनगणना से भारतीय जनता पार्टी क्यों अभी भागती है? जाति जनगणना पर भी आ रहा हूं, अगले दौर में आ रहा हूं। विजय दुबे साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, संसद में 16 सांसद बोले आज संविधान दिवस पर। हालांकि चर्चा पहले होनी थी, लेकिन इतने दिनों बाद हो रही है, कई दिन चलेगी। कल प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। 30 मिनट के भाषण में प्रियंका गांधी ने बहुत शानदार भाषण दिया, भले बीजेपी को पसंद ना आया हो। और लेकिन जो बातें आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष बार बार एक दूसरे पर लगा रहा है, सत्ता पक्ष बार बार नेहरू गांधी युग में चला जाता है, और जो है और विपक्ष जो है बार बार जाति जनगणना और उस पर घेरने की कोशिश करता है। आपको लगता है जनता की बात कहीं आ रही है? जनता की समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, इनकी बात कहीं आती है संसद में? नहीं, देखिए नवीन जी, ऐसा है, अब जब 2 दिन की चर्चा खासतौर पे 75 साल पूरा होने पर या संविधान दिवस पे हो रही है, तो संविधान पे भाई ये तो कांग्रेस ने पूरे लोकसभा चुनाव में संविधान की किताब ही तो रखी थी सामने। मुद्दा तो उन्होंने यही बनाया था अपोजिशन ने कि भाई अगर 400 सीट आ गई तो कहीं संविधान ना बदल दे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पार्टियां सब मिल करके। तो सवाल है कि अपील तो विपक्ष की काम की थी उस टाइम, ऐसा तो नहीं है। और आज जो चर्चा प्रियंका गांधी, चूंकि भाई अब पहली बार वायनाड से वो सांसद हैं और उनका एक फर्स्ट वो था, पहला लोकसभा में ये अभिभाषण था उनका, कहूं या उनकी ओर से रखा गया कोई मेजर पहला उनका प्रयास था, जो बड़ा प्रयास। जी बिल्कुल बड़ा प्रयास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रियंका जी ने जो है बहुत सारी ऐसी बातों का जवाब दिया है जो कि भारतीय जनता पार्टी पहले से उठाती रही है। जैसे नेहरू को लेकर के हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी तंज कसती है, 75 साल के ऊपर तंज कसती है। तो आज जो प्रियंका, देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगर दोनों के मुद्दों में, भाषण में और चीजों में अगर फर्क कहीं देखा जाएगा तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजों को जो अपोजिशन अटैक करना चाहिए, जो कि भाई राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो भारतीय जनता पार्टी के उन मुद्दों को जिसपे कि वो कन्नी काट जाती है और सारी चीजों से उसका सहारा लेकर के आज प्रियंका गांधी ने उसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो है अब नेहरू को छोड़िए, नेहरू की बात मत करिए, आप आइए आज की बात करिए ना, आज आपने क्या क्या काम किया वो बताइए। तो अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गाना गाने की परंपरा है कि किसी भी चीज पे कांग्रेस को पुराना आईना दिखा दो और पुरानी चीजों पे घुमा दो तो भाई कांग्रेस के लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज जब संसद में प्रियंका गांधी ने इन मुद्दों को उठाया, प्लस ये भी आप क्लियर कट जो उनकी बातों से क्लियर था कि भाई वो जो भी अराजक की स्थितियां हैं, जो भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे वो आगरा का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस की बात हो, तो ये दमदारी के साथ में अगर संसद में इन चीजों को नहीं उठाया जाएगा तो अपोजिशन अपना रोल खो देगा। और दूसरी बात है जो सत्ता पक्ष के, देखिए कांग्रेस को हर बार जो है आईना दिखाने के लिए ये हो जाता है साहब कि पिछले घोटाले क्या हुए थे, पिछला आपने इमरजेंसी जो है कब लागू की थी। अरे भाई आज की जनरेशन जो है वो तो नई जो उनकी समस्याएं हैं वो उनपे जवाब चाहती है ना, तो सत्ता पक्ष। लेकिन विजय जी, प्रियंका के अधिकांश मुद्दे यूपी से संबंधित थे, जबकि सांसद वायनाड की है, वो दक्षिण भारत से आती हैं, लेकिन जो उनका काम है वो यूपी का है। मुद्दा नहीं, पूरे सारे भाषण में उन्होंने एक मुद्दा जो है वायनाड में भी जो अभी जो दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा की समस्या आई थी उस पर उठाया है उस चीज को। लेकिन असल में देखिए आप थोड़ा सा अगर पीछे के बैकग्राउंड पे जाएं तो प्रियंका गांधी ने अधिकतर समय तो उत्तर प्रदेश में काम किया है, और उत्तर प्रदेश में काम करने के कारण से जो उनका जो तारतम्य है और उनकी जो लगाव है, कहूँ एक साफ सी बात है मुद्दों से, तो उद्धव भाई रायबरेली की कोई अगर चुनाव प्रभारी रहा हो, उसने चुनाव लड़ाया हो। देखिए अभी भी जो है अमेठी वाला चुनाव प्रियंका गांधी का, वहां लगातार कैंपेन करके उन्होंने शर्मा जी का चुनाव लड़ाया। जो रिसर्च है, रिसर्च उनकी जो है वो यूपी पे ज्यादा है। तो वहां बिल्कुल आप जो रिसर्च की बात कह रहे हैं, तो जो रिसर्च वर्क है असल में केरल और उत्तर प्रदेश जो हिंदी बेल्ट है, और उत्तर प्रदेश में जहां की कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन खोई हुई पाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे फोकस तो रहना ही है, चाहे प्रियंका जी का रहे चाहे राहुल का रहे। लेकिन बोलने की जो कांग्रेस की जो मतलब जो रिसर्च पेपर जिसके बाद आप कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से ज्यादा मिलता है, उसको केरला से खोजने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यही तो अतुल यादव जी की दिक्कत होने वाली है। अतुल यादव समझ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत यही है, रिसर्च जहां यूपी में हो रही है कांग्रेस की,
वहां समस्या आपके लिए आने वाली है और यही आपको परेशान कर रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। हमारे 37 वोट दोनों के एक ही है ना, आपके वोट भी वही है, कांग्रेस के वोट भी वही है, तो बटेंगे ना आपस में। समाजवादी पार्टी का जो संगठन है, हम अपनी बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि हम 2027 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे और संविधान की रक्षा भी करेंगे। समाजवादी पार्टी जो है ये किसानों, नौजवानों और महंगाई के मुद्दे पर हमेशा सड़कों पर तो भाषण दे रहे हैं, ये तो भाषण दे रहे हैं। आप कांग्रेस को कैसे रोकेंगे, वो जो आ रही है आपके हिस्सा बटाने आ रही है? अरे हम देखिए, आप लड़ाने वाली बात ना करें। कांग्रेस अलग दल है, समाजवादी पार्टी अलग दल है। हमारे द्वारा हर दल का सम्मान किया जा रहा है, हम गठबंधन धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है अपने, आप एक भी बताइए, अगर आपका चैनल प्रतिष्ठित चैनल है तो समझ सकता है समाजवादी जो संघर्षों के आदी हैं और हम संघर्षों से घबराते नहीं। समाजवादी पार्टी के द्वारा कांग्रेस पार्टी को जो सम्मानजनक सीटें दी गई और हम सम्मान करते हुए हमने, हमारा जो टारगेट है, अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मशीनरी का दुरुपयोग ना किया जाता तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन 60 सीटों, लोकसभा की कम से कम 60 सीटों पर था। और समाजवादी पार्टी की जो अपनी रणनीति है, इसके आगे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं ठहरती। केवल प्रशासनिक दुरुपयोग कर करके जो उपचुनाव में अभी आपने देखा कि वोट ही नहीं डालने दिया गया, क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं था? संविधान, हम तो संविधान की बात करते हैं। वो सब बातें आपकी ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया? अभी कांग्रेस को क्यों रोकना चाहते हैं आप लोग? उनको भी जगह बनाने दीजिए वहां पर। कांग्रेस को किसने रोका? हमने क्या कुछ कहा? देखिए, हम अपनी बात रखते हैं। क्या हमारे जो नेता हैं अगर अपनी बात रखते हैं, या लोकतंत्र की एक लोकतांत्रिक भाषा है और हम अपने लोकतंत्र में अपनी, हम समाजवादी पार्टी एक अलग पार्टी है, मैंने कहा कांग्रेस एक अलग पार्टी है, हम एक गठबंधन के तहत है, वो अलग चीज है। हम किसी से पूछ के अपनी तैयारी नहीं करेंगे। वो कांग्रेस वाले अपना जाने, हम अपना जाने। हमारा अपना ये कहना है कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हम उनकी बातों पे चलेंगे। जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना होगा, हम उसके अनुसार अगर आपके चैनल पर हम बैठे हुए हैं तो हम अपनी पार्टी की बात रखने के लिए बैठे हुए हैं। और आपके द्वारा जो हमें आमंत्रित किया गया, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो लोकसभा में भाषण दिया गया, उस पर आमंत्रित किया गया और हम बात रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो है, आपका समाजवादी पार्टी को क्या समझते हैं? समाजवादी पार्टी इतनी समाज के सभी विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है। हमारे द्वारा हम तो अच्छा समझते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं समझ पा रही ना। समस्या ये हो रही है, वो अकेले चलना चाह रही है। कांग्रेस जिस दिन समझ जाएगी और जिस दिन हमारा आदर करना सीख जाएगी, कांग्रेस खुद देख लेना। कांग्रेस देखा, आपके दिल के उद्गार निकल गए। शैलेंद्र जी कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? आप सम्मान नहीं कर रहे हैं उनका। नवीन जी, मुद्दों से भटकने की प्रयास न किया जाए। आज महत्वपूर्ण मुद्दा है। नहीं, प्रियंका गांधी की बात चली। प्रियंका जी यूपी से हैं, यूपी में आप मजबूत होना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से। उन्होंने कहा कि प्रियंका जी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के आजादी से और आज तक के इतिहास में मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 11 सालों से लगभग तीसरी इनकी सरकार है, 80 करोड़ लोगों को ये जो है राशन बांट रहा है, तो गरीबी का या स्तर घटा है कि बढ़ा, ये खुद आकलन कर ले। ऑन रिकॉर्ड जो है भारत सरकार का जो ऑन रिकॉर्ड है, उसमें गरीबी का स्तर अब तक के सबसे नीचे पायदान पे चला गया है। शिक्षा इतनी 4 गुना महंगी हो गई है 2014 से, और 2024 में आप तुलना कर लीजिए। अगर कोई बच्चा IIT का बीटेक करना हो या MBBS करना हो या स्नातक की डिग्री या किसी भी तरह की शिक्षा वो लेना चाहता हो इस भारत के लोकतंत्र में, तो उसकी क्या हश्र है। गरीब परिवार का बेटा आज के डेट में कोई शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता है। किसानों की स्थिति देख लीजिए। पिछली बार लगातार जो है अपने हक और अधिकार को लेकर के अनवरत कड़ाके की ठंड में उन्होंने आंदोलन किया। 1500 किसान हमारे शहीद हो गए। सरकार के पास कोई जवाब है? इनको तो शर्म आनी चाहिए। इन्होंने कहा कि लोकसभा के पटल पे प्रियंका जी ने जिस मुद्दों को उठाया कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। शैलेंद्र जी, ये बार बार जो है आप पे आरोप लगाते हैं शाहबानो प्रकरण का, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया था केवल इसलिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी और जो है मुस्लिम महिलाओं को उनका हक नहीं लेने दिया गया। ये जो इतिहास से निकाल के लाते हैं आपातकाल, 50 बार कांग्रेस सरकारों ने जो है विरोधी सरकारों को बर्खास्त किया, 356 का दुरुपयोग किया। और सबसे बड़ी बात, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि संविधान जेब में लेके चल रहे हैं, जेब में पॉकेट में रख दिया है, क्योंकि इनकी पुरानी सरकारें जो है ये करती रही हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है सिवा देश के लोगों को गुमराह करने का,
जो संविधान की व्यवस्था है उसको धज्जियां उड़ाना, अपने सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष के नेताओं पे गलत तरीके से षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेजना, इनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके घर पे छापा मरवाते हैं, ईडी सीबीआई नहीं शैलेंद्र जी, ये बात तो सही है, लेकिन ये आपको लगता है शैलेंद्र जी, आप तो बहुत समझदार हैं, आप तो इंजीनियर भी लिखते हैं अपने आगे, ये लगता है ये पुराने जो मुद्दे हैं वो जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को परेशान कर रहे हैं, अतीत काल में जो गलतियां हो गई वो परेशान करें, बीजेपी बार बार वही घेरती है उनको। बीजेपी क्या है, मैं कह रहा हूं ना आपको कि 11 साल से जो सरकार में बैठा व्यक्ति हो और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह सरकार चला रहे हैं और अडानी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और देश में यह हालात है कि पूरे देश की संपत्ति एक व्यक्ति के हाथों में सेंट्रलाइज की जा रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और इतने सालों में हमारे गरीब नौजवान किसान के बेटे जो है सड़क पे दौड़ करके संघर्ष करके देश की सेवा के लिए अनवरत तत्पर रहते हैं। इन्होंने एक नई योजना लाई है अग्निवीर, ये देश के नौजवानों का जो एक सपना था कि हम देश की सेवा करेंगे। अग्निवीर कितनी सुंदर व्यवस्था है, 4 साल नौजवान जाकर के नौकरी करेगा और रिटायर हो जाएगा, घर आके जो है संघर्ष पुनः करेगा, फिर उसकी नौकरी कहाँ लगेगी, फिर उसका जीवन का यापन कैसे होगा, और इस महंगाई के आलम में तो उसको सोसाइटी करना पड़ेगा। आप देख लीजिए तमाम नौजवान, अभी बिहार की घटना देख लीजिए, आज की घटना है कि वहां के नौजवान बीपीएससी को जो धांधली हो रही है, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में भी आपने बड़े पैमाने पे देखा, नौजवान सड़क पे जो है संघर्ष किए, सरकार बैकफुट पे आई। देश में जो है जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़े पैमाने पे जो है पर्चा लीक होता है, घोटाला होता है, जो पैसे वाले लड़के हैं उनको नौकरी मिलती है, गरीब नौजवान पढ़ाई लिखाई कर करके अच्छे मार्क्स के बाद भी वो घर बैठा हुआ है, सुसाइड करने के लिए मजबूर है। बिहार में आज जो है आपने देखा एक डीएम साहब जो है, नौजवान अपनी बात रख रहे थे तो गुस्से में आकर के उस नौजवान को उन्होंने थप्पड़ मारने का काम किया। ये लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है। अगर सरकार कोई गलत काम करती हो और नौजवान उससे कहीं न कहीं उस चीज से सहमत ना हो, तो शैलेंद्र जी आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन सहयोगी साथ नहीं दे रहे हैं। कोई आपको धमकाता है कि जो है राहुल गांधी जी को हटा देंगे नेता पद से, जो है इंडिया गठबंधन के कोई कुछ। ये तो बीजेपी का अपना एक षड्यंत्र है। हम लोगों के नेता जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा देश के सभी अलायंस के घटक दल एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी की जो आतताई सरकार है, गरीबों को प्रताड़ित करने वाली, चंद गिने चुने अडानी अंबानी की देश की चलाने वाली सरकार को सहयोग करने वाली को, अखिलेश जी ममता का नाम लेते हैं, ममता जी को बनना चाहिए। नहीं, ये तो अपना एक प्लेटफॉर्म है, इस कोई विषय नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि अगर सरकार 11 सालों से लोकसभा के पटल पे सरकार चल रही है माननीय मोदी जी की, वो अब तो संघर्ष कैसे कर पाएंगे जब सहयोगी साथ नहीं रहेंगे? संघर्ष करने में दिक्कत आएगी, हम ये कह रहे हैं। देखिए सहयोगी हमारे साथ हैं, पूरी ईमानदारी से साथ हैं। अगर साथ नहीं होते 2024 में आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में कितनी बुरी तरीके से इनकी हार हुई है। जनता ने इनके मुद्दों को समझा है और इनको बुरी तरह हराया। 50-55 सीटें हम जीते थे, जबरदस्ती जो है अपने शासन सत्ता के बल पे डीएम के माध्यम से हमारे तमाम सांसदों को प्रमाण पत्र नहीं देने दिया गया। वो मामला कोर्ट में भी लंबित है। अगर हमारे अलायंस घटक दल माननीय अखिलेश जी के, माननीय राहुल जी के नेतृत्व में जो पूरे देश में माननीय ममता जी भी और भी तमाम घटक दल मिल करके जो हम चुनाव लड़े, उसका रिजल्ट आपने देखा होगा कि धन बल के बल पे जो इन्होंने सरकार पुनः बनाया है। जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है 2024 की माननीय मोदी जी की, ये अडानी अंबानी की और अपने सरकारी तंत्र द्वारा उसका जो है पूरी तरीके से मिसयूज करते हुए ये सरकार बनाई गई है। जनता ने 2024 में सरकार नहीं चुनी है। उसी तरीके से जिस भी प्रदेशों में इनकी सरकार बनी है, आप वहां डाटा निकाल लीजिए, जनता ने अधिक वोट किया है, इनको कम वोट मिला है, लेकिन पुनः इनको सरकार बनाया है। मेरी बहन आज बड़े गंभीर आरोप लगाए आपने जो है बीजेपी पर, जवाब लूंगा इसका, जवाब लूंगा। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है शैलेंद्र, एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, उसके बाद बीजेपी के पास चलेंगे और जवाब लेंगे इसका कि आखिरकार जो है इतने गंभीर आरोपों पर बीजेपी क्या कहती है।
दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम, इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। आत्मनिर्भर प्रदेश के पथ पर अग्रसर हिमाचल। हिमाचल की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की समस्या का करने समाधान सरकार चली गांव के द्वार। अभिनव पहल के तहत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे दुर्गम डोडरा क्वार जन समस्याओं का करने समाधान। डोडरा क्वार में रात्रि ठहराव करने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। मंत्रिमंडल के सदस्य भी जन शिकायतों का कर रहे निवारण। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को मिल रहा है समर्थन अपार। संवेदनशील सरकार की यह पहचान, जन शिकायतों का त्वरित समाधान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। संसद में आज संविधान दिवस पर चर्चा हुई। संविधान के 75 साल होने के मौके पर जो चर्चा है वो पेंडिंग थी, वो आज उसकी शुरुआत हुई है, कई दिन तक चलेगी। उसमें जिस तरह के आरोप सत्ता पक्ष पर लगाए गए उनका जवाब जो है वो शायद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। इस पर चर्चा करें, कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। बातचीत का सिलसिला एक बार फिर शुरू करते हैं। खेमचंद शर्मा जी हैं बीजेपी के नेता, शैलेंद्र ध्रुव जी हैं नेता कांग्रेस के, अतुल यादव जी हैं नेता समाजवादी पार्टी के और विजय दुबे साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार। खेमचंद शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आपने सुना शैलेंद्र जी ने कई गंभीर आरोप लगाए और संसद में भी आज आरोप लगे हैं। उसमें यह बताया गया कि बीजेपी बार बार मुद्दों को भटकाती है और बार बार आप इंदिरा नेहरू युग की बात करते हैं। उस जमाने में जो गलतियां उनसे हो गई थी उसी के बहाने आप बार बार उनको घेरने की कोशिश करते हैं, जबकि वो कहते हैं आज की बात करिए, आज के युवाओं की समस्याओं पे बात करिए, आज के गरीबी पे बात करिए। आज जो है आप लोग जो नहीं दे पा रहे हैं, आप पे आरोप लगते हैं आपने जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली है, अमीरी गरीबी खाई चौड़ी कर दी है और आरक्षण छीनने का आरोप आप पे लगाते थे और PSU बनाया, कांग्रेस ने जवाब दिया आपको। ठीक है, हमने इतने सारे PSU बनाया, इतना काम किया, एम्स बनाया। आप लोग बार बार कहते हैं कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, वो कहे देश में इतना काम नहीं किया। ठीक है, आर्थिक न्याय दिया। फिर सवाल प्रियंका गांधी ने पूछा नारी बंधन अधिनियम आपने लेके आए, पास कराया, लेकिन इतना लंबा टाल दिया उसको, अभी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं उसको? इस सवालों का जवाब दीजिए आप। धन्यवाद, आपने समय दिया। 15-20 मिनट से मैं सिर्फ सुन ही रहा था। आपने मल्टीपल राउंड कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मतलब दिए। नहीं, अभी आपको जमकर समय दिया है, बोलिए। 15 मिनट से मैं सुन ही रहा था, मेरे को लगा कि मेरे को सिर्फ सुनने के लिए बुलाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने कई चीजें, इन्होंने कहा कि पुराने समय नेहरू जी को भूल जाएंगे, इंदिरा गांधी जी को भूल जाएंगे। गांधी टाइटल क्यों लगा रहे भाई? वो टाइटल क्यों? कांग्रेस वाले तो फैमिली के पीछे पड़े, छोड़ दो, नई लीडरशिप ढूंढो, नई लीडरशिप को मौका दो। वो तो करेगी, उस पर फिर हिसाब किताब देंगे, उस पर बात होगी। खुद ही होना नहीं चाहते, खुद उस टाइटल का यूज कर रहे हैं, खुद उस टाइटल का आपको फायदा उठाने की कोशिश करें, फिर करें उस टाइटल को जो फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो उन्होंने गलत काम किए हैं तो वो भी तो जनता के सामने जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई अच्छा गटगट और कड़वा कड़वा तू। दूसरी बात, अभी जो हमारे कांग्रेस बातें कर रहे थे तो कुछ चीजें पढ़ लिख लेनी चाहिए। पर यहाँ पे फेडरल सिस्टम में कुछ चीजें स्टेट्स के पास है और अभी बहुत सारी स्टेट्स में सरकार में है। आपने कहा शिक्षा में कुछ नहीं हो रहा है, तो पूरे देश में शिक्षा में कुछ नहीं हो रहा है और आपकी जो स्टेट सरकार है वो निकम्मी। राजस्थान में सरकार आपकी पहले निकम्मी थी, इससे बदल गई। आपने कहा कि आपकी सरकार अब जो कर्नाटक में निकम्मी, तेलंगाना में निकम्मी, हिमाचल में विकास, आप मानते हो ना? तो शिक्षा जो है मैटर ऑफ कुछ आप पहले गरीबी कौन लाया? गरीबी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कुछ आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। मेरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको आवाज नहीं आ रही है या नहीं आ रही है? मेरी ओर से बिल्कुल सही है।
इको कर रही है आवाज। अगर दो माइक स्पीकर है तो एक को बंद कर दीजिए। नहीं करती है कि जो कांग्रेस के मित्र हैं, समाजवादी पार्टी के मित्र, उनको म्यूट करना है, उनकी तरफ से इको कर रही है, उनको म्यूट करना है। अगर वो म्यूट नहीं करेंगे तो बात भारतीय जनता पार्टी से ना डरने वाले हैं ना भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश अब सुनाई भी नहीं पड़ रहे, आपको आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रही, यानी कि आपके कान बंद हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने कान खोल रखे हैं। संविधान जो है, संविधान की हम रक्षा करेंगे। अभी आप देखते जाइएगा, अभी से कान आपके बंद हो गए, सुनाई पड़ना बंद हो गया है। जो समाजवादी पार्टी है ये संविधान की बात को जनता के बीच में रखेगी। जनता के बीच में आपकी बातों को जो आपके द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, इनको हम जनता के बीच में ले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में हम जनता के बीच में ले गए थे। 27 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, सुन लीजिए, उनकी बात कुछ कहना चाहते हैं, फिर मौका दूंगा आपको। बोले खेमचंद शर्मा। आप इन्हीं से बुलवाइए, अच्छा रहेगा। जो ये अनगल बातें कर रहे हैं वो सुन के मैंने अनगल ऐसा बोल दिया, मैंने कहा आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, यानी संविधान की बात पर आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो संविधान की बात को हम लोग सुन रहे हैं, संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, यही बात तो मेरे द्वारा बोली गई। ठीक है अतुल जी, उनको बोलने दीजिए, और गुस्सा हो जाएंगे वो। बोले खेमचंद शर्मा जी। नहीं, गुस्सा कोई वाली बात ही नहीं है। आपसे सुन लूंगा, गुस्सा होने की बात नहीं है। इनका क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ यादव परिवार तक सीमित है। अरे भाई, आपके यहाँ परिवारवाद की अगर बात करोगे तो राजनाथ सिंह के बेटे जी कौन है, अमित शाह जी के बेटे जी कौन है, अन्य जो है, अभी गिनाने लग जाऊंगा तो पूरी डिबेट इसी में चली जाएगी। तो परिवार ऐसे हाथ जोड़िएगा नेशनल टेलीविजन पे तो आपको प्रवक्ता पद से हटा देंगे बीजेपी वाले। आपको मुकाबला करना है। ये परिवार की बात छोड़ दीजिए, जनता के द्वारा चुन करके लोग आते हैं। समाजवादी पार्टी जो है समाज की बात करती है, आपके द्वारा जो है ना सिर्फ ये परिवारवाद करके या इन चीजों से ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। संविधान को आपके द्वारा अतुल जी, इनको बोलने का मौका दीजिए ना, वो तो हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। बोले खेमचंद जी, हाथ मत जोड़िए, जवाब दीजिए। नहीं, हाथ तो जोड़ने गुंडागर्दी कर नहीं सकता। गुंडागर्दी वाली बात ही नहीं है। आप ये बताइए, जो संविधान बदलने की बात किसके द्वारा की गई थी? प्रवक्ता का धर्म है अपनी पार्टी की बात रखना, वो भी रख रहे हैं, आप भी रखिए। अतुल यादव जी, उनको बोलने का मौका दीजिए एक बार। अतुल जी कहा नहीं था कि हमें 400 सीटें दीजिए, हमें संविधान बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जनता जानती थी, उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा आपको सबक सिखाया गया। अभी 27 का इलेक्शन आ रहा है, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं का जो परीक्षाएं थी, इनके संदर्भ में सारी बातें हम जनता के बीच में ले जाएंगे। जवाब तो ले लीजिए अतुल जी, जवाब ले लीजिए एक बार उनसे। बोलिए खेमचंद जी। ये जो नॉट फाउंड सुटेबल वाली स्थिति पैदा हुई है, क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है या आरक्षण का उल्लंघन नहीं है? तो किस प्रकार से नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया जाता है, यानी कि पिछड़ों का आरक्षण किस प्रकार से खाया जा रहा है? इसके संदर्भ में बात बता दीजिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा इस विषय में लोकसभा में बात की गई है। जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। बोले खेमचंद जी। इनके पास जवाब कुछ है नहीं इनका। अरे भाई, आप जवाब नहीं, आप हाथ जोड़ रहे हो, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ हाथ, आपके द्वारा हाथ जोड़े जा रहे हैं, मैं नहीं जोड़ रहा हूँ हाथ। फिर बदतमीजी, हाथ तो जोड़ेंगे, तालीम व्यक्ति नहीं जोड़ रहा हूँ मैं बदतमीजी नहीं करता हूँ। किसी चैनल पे मैं बैठता हूँ, कभी भी मैं बदतमीजी वाली बात नहीं करता हूँ। अगर बदतमीजी वाली बात करोगे तो अच्छी बात नहीं है ये। मैं कभी भी किसी भी प्रवक्ता का, जो भी प्रवक्ता बैठते हैं, बोलने दीजिए महाराज उनको। अतुल जी बोलने दीजिए। बोले खेमचंद जी। बदतमीजी कहते, बदतमीजी का मतलब और कुछ नहीं होता। इनका अपनी बात नहीं रख पा रहे, इसका मतलब क्या है? आप अपनी बात को, अपनी पार्टी की बात को नहीं रख पा रहे, सार्थक तरीके से अपनी पार्टी की बात नहीं रख पा रहे। ये इसमें क्या है? आप बोल नहीं पा रहे हैं किसी चैनल पर, तो ये आपकी कमी है, मेरी कमी है क्या? आपको बात रखनी चाहिए, अपनी बात की बात नहीं रख पा रहे हैं, हमारे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बता दीजिए कि जो ये नॉट फॉर सुटेबल वाली बात आई है, कहां से आई है? आपकी जो सहयोगी दल के नेता के द्वारा उठाया गया था, और ये बात सत्य है। और रही बात एक चीज, फिर हाथ जोड़े, छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा। तब तक आप साउंड सिस्टम ठीक करके रखिए अपना खेमचंद जी, फिर जवाब लूंगा आपसे। छोटा सा ब्रेक बाद लौटेंगे। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए
एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का नया युग, इंग्लिश मीडियम और हाईटेक तकनीक से बेहतर होता भविष्य। शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव, आत्मनिर्भर हिमाचल के सपने को करेंगे साकार। हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम शुरू करने की गारंटी को पूरा किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों से बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने होंगे साकार। क्लस्टर स्कूलों में जुटाए जाएंगे बेहतर संसाधन। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना से मेधावी विद्यार्थी देश विदेशों में कर सकेंगे शिक्षा ग्रहण। विधवा, बेसहारा, तलाकशुदा महिलाओं को, दिव्यांग अभिभावकों के बच्चों को मिलेगा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का संबल। बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में रिकॉर्ड भर्ती की गई सुनिश्चित। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ करते हुए कदम ताल न्यू एज AI कोर्सेज से युवाओं के लिए खुल रहे रोजगार और स्वरोजगार के द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनाथ। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म का फिर आपका स्वागत है। आज बात करें संसद में जो बहस हुई संविधान दिवस पर, उसमें कांग्रेस ने बीजेपी पर बहुत सारे आरोप लगाए। उनका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता देने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, एक बार फिर चलते हैं उनके पास। खेमचंद शर्मा जी, आपका जवाब अधूरा रह गया था, बोलिए। धन्यवाद। आवाज सही आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का संविधान एक परिवार तक लिमिटेड है और परिवार से जब निकलता है तो एक पर्टिकुलर समाज तक लिमिटेड है। उसके अलावा इनको संविधान दिखाई नहीं देता। ये सर्व समाज की बात नहीं कर सकते, ये छत्तीस समाज की बात नहीं कर सकते, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर सकते, ये पूरे देश की बात नहीं कर सकते। ये करेंगे तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेंगे, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स करेंगे। अगर इनको कुछ देना होगा तो वो अखिलेश जी का यादव जो परिवार है, मतलब पूरी यादव समाज नहीं, जो उनका अपना मुलायम सिंह जी का परिवार है, वहीं पे महामंत्री, वहीं पे अध्यक्ष, वहीं पे मुख्यमंत्री, वहीं पे सांसद। खेमचंद जी, आप अपने स्काइप का ऑडियो म्यूट कर दीजिए। एक का ऑडियो म्यूट कर दे स्काइप का, तो आपकी आवाज थोड़ा सा वो। स्काइप का आप ऐसा करिए, स्काइप का मैं बंद कर देता हूँ, आप उस पर ले लीजिए। बात कंप्लीट करूँ? बोलिए बोलिए। तो समाजवादी पार्टी की जो प्रॉब्लम ये है कि संविधान की बात करते हैं लेकिन संविधान को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं, और दूर दूर तक इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनका लेना देना है तो वो है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को चलाना है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से फायदा उठाना है, और वही इन्होंने जीवन भर तक किया है। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस के मित्र बात कर रहे थे कि वो अपने सिस्टम को नहीं समझते। हमारा फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में कुछ जिम्मेदारियां केंद्र की हैं तो बाकी जिम्मेदारियां स्टेट की हैं, और इन्होंने साफ बोल दिया कि इस समय गरीब बच्चा पढ़ नहीं सकता। चलो आप हम पे आरोप लगा रहे हो, उससे पहले तो आपकी जो सरकार में निकम्मी, स्टेट गवर्नमेंट निकम्मी है, तो क्यों चल रही है? तो किस मुंह से आप बातें कर रहे हैं? नारेबंदन की बात कर, नारेबंदन अधिनियम जो है लागू नहीं कर रहे हैं, लंबा लटका दिया। लेट मी कंप्लीट प्लीज। आपने 15 मिनट समय दिया है, मेरे को 2 मिनट तो दे दो, मैं एक एक करके कुछ पॉइंट्स तो रख दूं। फिर उन्होंने कहा कि गरीबी बढ़ गई, गरीबी का नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था पंडित नेहरू जी ने। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी गरीबी हटाने का नारा दिया, राजीव गांधी जी ने भी दिया, गरीबी तो नहीं हटी। फिर सोनिया गांधी जी ने जब इनडायरेक्टली सरकार चलाई मनमोहन सिंह जी की, तब भी ये नारा दिया। हमने हटाया, हमने 25 करोड़ लोगों को। जी बोलिए। आवाज चली गई है। खेमचंद जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है जी, बोल लीजिए। शैलन जी जवाब दे जल्दी से। पता नहीं चलने बोलिए बोलिए शैलन जी, बोलिए आप। उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करूं
एक भी ऐसी परीक्षा हो जिसका पेपर आउट न हुआ हो। इधर के 6 साल के कार्यकाल में और मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में जो नौजवान गरीब का बेटा जा करके किसी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहा होगा, पूरी मेहनत से ईमानदारी से उसने मेहनत किया, परीक्षा में बैठा, परीक्षा पास किया, उसके पहले ही पेपर आउट हो गया, उसके दिल पे क्या गुजरी होगी, उसके माँ पिता के दिल पे क्या गुजरी होगी। और सभी पेपर अनवरत ऑन रिकॉर्ड, आप सभी चीजों से अवगत है। कोई भी एक सिंगल परीक्षा बता दीजिए कि जिसको दोबारा न करना पड़ा हो। 2 बार फार्म भरना पड़ता है, 2 बार जाना पड़ता है, अनवरत उसकी ऊर्जा का हरासमेंट बार बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है, एक साजिश के तहत कि गरीब का बेटा अपनी जो है क्षमता से, उसकी ताकत है, जो उसकी ऊर्जा है, उसको नष्ट किया जाए, जिससे वो इस महत्वपूर्ण परीक्षाओं से वंचित हो जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रही है। कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जो एक बार में जो है पूरे प्रॉपर जो टेबल है उनका परीक्षा का शेड्यूल है, उस शेड्यूल पे परीक्षा की गई हो। कोई परीक्षा हो, आरओ की परीक्षा हो, यूपीएससी की परीक्षा हो, यूपी पुलिस की परीक्षा हो, या उसके अलावा अनेकों ऐसी परीक्षाएं हैं। अनवरत मैं 6 साल की बात कर रहा हूँ पूरे कार्यकाल की। ठीक है। और प्लस मैं बात करना चाहता हूँ विश्वविद्यालय की फीस के। देखिए आप ना संविधान वाले मुद्दे में बात नहीं कर रहे हैं, ये तो समस्याएं गिना रहे हैं आप। मैं फिर लौटता हूँ विजय दुबे साहब, मैं एक बार फिर आता हूँ विजय दुबे जी। ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं लगातार जो है, गरीब को, किसान को। शैलेंद्र जी फिर आता हूँ आपके पास, दोबारा आता हूँ एक बार। विजय दुबे साहब, जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो संविधान खतरे में है, दलित आरक्षण खतरे में है, जो नैरेटिव बनाया गया था, आपको लगता है कि महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव के बाद अब ये खत्म हो गया है और बीजेपी पे अब जो दबाव नहीं है संविधान का जो? नहीं, देखिए असल में जो लोकसभा के चुनाव में संविधान की बात विपक्षी दलों ने जिस तर्ज पे उठाई थी और जिस तरीके से उसको मुद्दों पे लिंक किया था, वो काफी हद तक बीजेपी ने उसको हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र में काउंटर किया है। और रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के लिए पूरी तरह से बदली है। इवन मैं अगर ये भी कहूं कि जो लोकसभा के वर्तमान सत्र में भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बदली हुई नजर आती है। देखिए, अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस ने बहुत शोर मचाया, राहुल गांधी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हर रोज कोई नई नई चीजें आती हैं। वो देखने में जो आपको परिसर में क्लियरली नजर आता है कि भाई विपक्ष जो है इस मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन बीजेपी का एक आरोप तो खैर ये है कि भाई पार्टियां कहती कि भाई संसद चलाना काम जो है सत्ताधारी दल का है। लेकिन बीजेपी ने जो रणनीति बदली वो ये हुआ कि साहब उन्होंने कांग्रेस को फिर, जैसे कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि वो जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, 1975 की इमरजेंसी की बात करते हैं, ठीक वैसे ही उन्होंने काउंटर करने के लिए जॉर्ज सोरोस का मुद्दा और सोनिया गांधी के साथ उसको लिंक करके, चाहे वो एनजीओ की बात करें किसी चीज की भी, लेकिन उन्होंने इस पे वैसे ही हमलावर वो हुए जैसे कि कांग्रेस ने अडानी और मुद्दों पे कांग्रेस सत्ता पक्ष पे या मोदी को जोड़ रही थी और लगातार उस पर हमले कर रही थी। तो ये असल में बदली हुई रणनीति है और यही संविधान वाली जो बात हम लोग कर रहे हैं उस पे भी भारतीय जनता पार्टी के जो तेवर है वो पूरी तरह से बदले हुए हैं। और भारतीय जनता ने असल में पूरी स्ट्रैटेजी चेंज की है इस बीच में, क्योंकि निश्चित तौर पे अपोजिशन या कांग्रेस जो भी समाजवादी पार्टी, इनको समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की बदली रणनीति के साथ में वो कैसे चीजों को काउंटर कर रहे हैं और अब विपक्ष को उसको कैसे नए तर्ज पे उठाना पड़ेगा, नई चीजें, नई स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी जिससे कि वो सत्ता पक्ष को दबाव में ले सके। अब जैसे आज की भी जो प्रियंका गांधी की बातचीत है, अब देखिए उन्होंने एक हिमाचल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जो है सारे जो कोल्ड स्टोरेज थे वो पिछली सरकार ने अडानी को दे दिए हैं। अब वहां के सेव की जो किसान हैं वो ये इस समस्या के साथ जूझ रहे हैं कि वो अपनी फसल को लेके कहां जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं जिस प्रकार से कि ये मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके काउंटर करने और मोदी को सेव करने के लिए सोरस के मुद्दे जैसे कि उठाए गए, ऐसे ही रणनीति लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी अपने चेंज करके काउंटर को कैसे हम उसको काउंटर करेंगे उन मुद्दों पे विपक्षी दलों को, ये पूरी तरह से बदली हुई रणनीति के साथ आज आपको नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये भी वैसे ही चीजों को ले आते हैं जैसे कि पिछले इतिहास भूगोल की बात है जो कि कांग्रेस का चस्पाई हुई है। लेकिन ये प्रियंका जी की बात, आज का जो भाषण था उसमें खास तौर पे था कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसका आज पहली भाषण में सदन में जवाब दे दिया जाए।
तो उन्होंने वो अपनी रणनीति अपनाई और उन्होंने नेहरू पे जितनी बातें कही जाती है, इमरजेंसी पे कही जाती है, चाहे ये सब चीजें थी, उन्होंने मुद्दे भी उठाए प्लस उन बातों का जवाब भी दिया जो कि सत्ता पक्ष आमतौर पे किया करता है। तो कुल मिलाकर हमारा संविधान और तुम्हारा संविधान, हम जो संविधान को मानते हैं उसकी जो व्याख्या करते हैं, हमारी व्याख्या अलग है, आपकी व्याख्या अलग है। इसी मुद्दे पर संसद में लगातार बहस हो रही है। कई और दिन हमें सुनने को मिलेंगे। अभी ये सब भाषण कल पीएम मोदी बोलेंगे, उसको भी सुनेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के सभी मानों का। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।